हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुप्रतीक्षित जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आज से शुरू हो रहा है, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसमें आप जो जीआईसी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर के साथ हैं, उसके साथ साथ अलग जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए। इसका जो पीडीएफ है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में है, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हो उनको आप जरूर लिखते जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ ही साथ अपना स्कोर आपको इसमें कमेंट करना है और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप उसको जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या सुधार और किया जा सकता है। क्योंकि मैं पहली बार है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जीएस का अध्ययन कराने जा रहा हूं, तो हो सकता है कुछ गलतियां हो तो उनको सुधार करूंगा और डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा इसमें। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। अगला जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले ही एक वीडियो बना करके सारी चीजें स्पष्ट कर दिया है कि कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से होंगे। तो आप जानते हैं कि सारे टॉपिक्स को मैंने डिसाइड करा हुआ है, तो इसलिए आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, इस बात की भी चिंता बिल्कुल भी मत करें। और दूसरी चीज बस इतना करना है आपको, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब उसके साथ साथ हाइप जरूर करिएगा वीडियो को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है मिट्टी के बर्तन बनाना, तीसरा है पशुपालन, चौथा है शिकार खेलना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह क्वेश्चन है यह किस एग्जाम में पूछा गया, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसका सही आंसर है क्या है? शिकार खेलना। जी हाँ, इसका चौथा ऑप्शन सही है, यानी जो पूर्व पाषाणी कालीन जो मानव था उसका मुख्य कार्य यही था। तब तक उनको बहुत ज्यादा ना तो कृषि का ज्ञान था, ना तो मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान था, ना तो पशुपालन का ज्ञान था, तो उनका मुख्य कार्य होता था शिकार खेलना। उसके बाद फिर पाषाण कालीन जो है सभ्यता विकसित हुई, तो उसमें धीरे धीरे करके इन लोगों का विकास होता चला गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? ये कौन थे? इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जरूर लिखिए अपना, आपका आंसर क्या है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो सही ऑप्शन है वो है समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह लिच्छवी राजकुमारी श्री कुमार देवी का पुत्र था। जो समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष काल यानी स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको और मिल जाता है, गुप्त काल के किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है, और क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मुस्लिम शासन ने जजिया कर का प्रचलन किया था? जी हाँ, चार ऑप्शन है। पहला है बलबन, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है फिरोज तुगलक। यहाँ पर देखिए एग्जाम में किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इसका सही आंसर आप देखें तो यहाँ पर है मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर का प्रचलन किया था। और इसमें ईरान की जो गवर्नर हज्जाज के कहने पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया और जो है वहीं से फिर इन्होंने जजिया कर का प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रत्न खान का रचयिता है? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है मलूक दास, दूसरा है रसखान, तीसरा है उस्मान, चौथा है दादू दयाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पीसीएस जे 2006 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है मलूक दास। जी हाँ, मलूक दास की रचना है रत्न खान, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और अब थोड़ा सा मलूक दास साहब के बारे में जान ले। ये जो हमारा कड़ा इलाहाबाद के पास में जो है एक जगह है जो कि कौशाम्बी में है वर्तमान समय में, वहां पर इनका जन्म हुआ था और इनकी दो रचनाएं थी, एक तो रत्न खान थी, दूसरा ज्ञानबोध। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था कौन? पहला है अल्मीडा, दूसरा है अल्बुकर्क और तीसरा है पेड्रो केब्राल, चौथा है वास्को डिगामा। आप जानते हैं कि जो है भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां में सबसे पहले जो है कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो 1498 में जब वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया तो यहाँ पर वास्को डिगामा साहब हो गए, लेकिन यहाँ पर हम क्या पूछा जा रहा है? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। जी हाँ, ऑप्शन सही है, कौन? अल्मीडा।
अब इसको हम जान लेते हैं कि अल्मीडा जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम था, जो 1505 से 1509 तक भारत का जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और दूसरा पेड्रो केब्राल। पेड्रो केब्राल कौन था? ये जो है पेड्रो केब्राल 1500 ईस्वी में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। जैसे पहला पुर्तगाली तो वास्को डी गामा साहब थे, दूसरा कौन थे? पेड्रो केब्राल थे, और पहला गवर्नर जनरल कौन थे? अल्मीडा थे। अब देखो अगला ये जो अल्बुकर्क हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये कौन है? अल्बुकर्क साहब 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो चारों ऑप्शन के माध्यम से आप समझ गए इन चारों जो है ऑप्शंस का इंपॉर्टेंस, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो अल्मीडा है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है चर्चिल, दूसरा है पामस्टन, तीसरा है एटली, चौथा है ग्लैडस्टोन। जी हाँ, तो इसमें चूंकि पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन। अब देखिए थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में। जो चर्चिल थे, ये द्वितीय जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और उसके बाद इटली, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत जो है वहां के प्रधानमंत्री थे। और अगले जो ग्लैडस्टोन है, ये ब्रिटिश के 1892 से 1894 तक प्रधानमंत्री रहे। तो यानी चारों प्रधानमंत्री थे, लेकिन अलग अलग समय पे। चर्चिल कब था? चर्चिल जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। और उसके बाद पामस्टन जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इटली, ये जब भारत आजाद हुआ था तब प्रधानमंत्री था। ग्लैडस्टोन कब थे? ग्लैडस्टोन बीच के दौरान 1892 से 1894 के दौरान थे। तो इस तरीके से आप देखें तो कई क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? पामस्टन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 16 अगस्त 1947, तीसरा है 26 जनवरी 1946 और चौथा है 26 नवंबर 1946। तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो अगर इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, यानी 9 दिसंबर 1946। जी हाँ, संविधान सभा के निर्माण हेतु एक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में। यह भी पूछा जाता है कहां पर बैठक हुई थी? तो नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में का जो पुस्तकालय भवन था उसमें हुई थी। और सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था इसी बैठक में। कब बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? जो है ना, पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 7, चौथा ऑप्शन है भाग 9। ठीक है, अब यहां पर देखें तो जो सही ऑप्शन है वह है भाग 2, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो भाग 2 के थ्रू जो है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, यानी क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की एक शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति में है, या संसद में है, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश बढ़ा सकता है, या विधि आयोग में। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? संसद में। किसमें कौन बढ़ा सकता है न्यायाधीशों की संख्या? अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संसद ने जो है न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम लाया था। ठीक है, 1956 में पारित किया इसको, और वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय जो है इसमें संशोधन, न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन करके 2019 में जो अभी तक जो संख्या 31 थी उसको बढ़ा करके 34 कर दिया। यानी पहले जो संख्या होती थी 30 + 1 यानी 31 होते थे, यानी 30 न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होता था। अब क्या हो गया? 33 + 1 हो गया, यानी 3 की संख्या बढ़ गई, यानी 33 अब जो है न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश। अगर कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाएगी तो 34। वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं? 34 कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। अगर सिर्फ न्यायाधीश पूछा जा रहा है तो 33 होगा। यह अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? जी हाँ, इसमें 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन सही है। कौन? ब्रिटेन। जी हाँ, तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है, और हमारे संविधान में यहीं से लिया भी गया है, यह भी जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 9, चौथा है 10। जी हाँ, तो ये भी आप देख लें कौन से एग्जाम में पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है 9, यानी भारत में कुल जो है 9 ऐसे राज्य हैं, तटीय राज्य जिनको कह सकते हैं। अब उसमें कौन कौन से? गुजरात है,
ठीक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये आपके कुछ राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? जी हाँ, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, घाघरा, रामगंगा, गंडक और सोन नदी। ये चारों किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा मैया की, यानी माँ गंगा जो नदी है उनकी सहायक नदियां हैं। तो इनमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, यानी सोन नदी। सोन नदी, ये नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन नदी का मार्ग उत्तरमुखी है, बाकी सारी नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन ये उत्तर की ओर बहती हुई जो है गंगा नदी में मिलती हैं। तो यह नदी कहाँ से निकलती है, पहले इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन बन सकता है। तो यह नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार राज्य के मिलती कहाँ है? सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन मिलती है? सोन नदी। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है नागपट्टिनम, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है रत्नागिरी, चौथा है एर्नाकुलम। जी हाँ, 4 ये जो है जगह का नाम है, ये नगरीय केंद्र है। इसमें से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है नागापट्टिनम। कौन सा? नागापट्टिनम, यानी पहला ऑप्शन सही है। नागापट्टिनम यह जो है तमिलनाडु में स्थित है एवं कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया? पहला ऑप्शन है जिनान, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नियान, चौथा है क्रिप्टान। जी हाँ, तो अगर आप इसमें देखें तो जो सही ऑप्शन है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सही ऑप्शन आपका है बी, यानी हीलियम। यानी हीलियम जो है ये पहली बार जो है सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था और हीलियम की खोज 1868 में एक ग्रहण के दौरान क्रोमोस्फीयर में देखी गई उत्सर्जन लाइनों में हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर यह एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कब? 1868 ईस्वी में, 68 में। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आग की छाया यानी शैडो सबसे अधिक छोटी होती है? पहला है दिसंबर 25, मार्च 21, तीसरा है जून 21, चौथा है फरवरी 14। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है सी ऑप्शन, यानी जून 21 को। जून 21 को दोपहर को आग की छाया सबसे छोटी होती है। ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और इसके विपरीत भूमध्य रेखा में से दक्षिण जाने पर दिन की लंबाई कम होती जाती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में 21 दिसंबर इसके विपरीत की स्थिति में पाई जाती है। ठीक है, अब 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो सर्वत्र यानी हर जगह दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को आप पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के ताजा पानी का कितना अनुमानित प्रतिशत अंटार्कटिका में है? जी हाँ, अंटार्कटिका आप जानते हैं एक महाद्वीप है और उस पर कितना % पानी जो है पूरे शुद्ध पानी का कितना % भाग वहां पर स्थित है उसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 40, तीसरा 70, चौथा है 100। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 70%, यानी कुल शुद्ध पानी जो पृथ्वी पर उपस्थित है उसका 70% भाग आपके अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका कहाँ पर है? पृथ्वी का जो दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित यानी दक्षिणी ध्रुव पर है। यह महासागर पूर्णतः हिम से बर्फ से ढका हुआ है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। जी हाँ, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि श्वेत महाद्वीप किसको कहते हैं? तो अंटार्कटिका को कहते हैं। ठीक है, तथा इसको एक और नाम दिया जाता है हिम का महाद्वीप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो सकता है, इसको लिखते जाइएगा आप लोग। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। जी हाँ, पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह है यहाँ पर। यहाँ पृथ्वी का सबसे ठंडा जो वर्खोयांक है जो रूस के अधिकार में है वह जगह भी यहीं पर स्थित है। विश्व के ताजा पानी का 70% भाग अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का जो प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री के नाम से 1991-92 में बनाया गया था। यानी अंटार्कटिका में एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन गया आपको कि जो प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र है जो दक्षिणी गंगोत्री के नाम से वहां पर बनाया गया था 1981-82 के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? पहला ऑप्शन है रेडमैन, दूसरा है फ्रीडमैन, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है एकरमैन। जी हाँ, इसका आंसर आप करिएगा। ठीक है,
इसका आंसर सही है रेडमैन। जी हाँ, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? रेडमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा है मानस, तीसरा है नीलगिरी, चौथा है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर देख लीजिए कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो अब देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी यानी मानस। जी हाँ, मानस जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। जी हाँ, मानव एवं जैव मंडल यमएम कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको और मिल गया कि मानव एवं जैव मंडल यानी YMAV जो कार्यक्रम है जो यूनेस्को द्वारा कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 1971 में शुरू किया गया था। एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के मध्य सुधार एवं वैज्ञानिक आधार स्थापित करने से है। विश्व जैव मंडल आधार में नंदा देवी 2004 में शामिल किया गया, नीलगिरी 2000 में शामिल किया गया, मन्नार की खाड़ी 2001 में इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन ये मानस जो है ये अभी शामिल नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको जो है एक मापन यंत्र है, जी हाँ, किलोवाट, ठीक है, सेल्सियर, रिएक्टर और ये गुणक RH गुणक, ठीक है। तो इसमें इसके सामने जो दिया गया है उसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा सही और कौन गलत है। तो इसमें अगर आप देखें तो किलोवाट पहला ऑप्शन, किलोवाट आवर को में क्या मापा जाता है? विद्युत, ठीक है। दूसरा है सेल्सियर से ताप मापा जाता है, और तीसरा है गुणक RH गुणक से रक्त मापा जाता है, और चौथा है रिएक्टर स्केल से आर्द्रता मापी जाती है। तो अब आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत मतलब सही है, यानी कि कौन सा मिसमैच है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन मिसमैच है। रिएक्टर स्केल से आर्द्रता नहीं बल्कि क्या मापा जाता है? आपका भूकंप मापा जाता है। जी हाँ, तो ये आपका ऑप्शन सही होता है चौथा। अगला क्वेश्चन है ड्यूटीरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पहला है मृदु जल, दूसरा है कठोर जल, तीसरा है भारी जल, चौथा है क्रिस्टलीय जल। अब इसमें आपको बताना है कौन क्या कहा जाता है। तो ड्यूटीरियम जो ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? भारी जल, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विटिकल्चर जाना जाता है, पहला किसके लिए जाना जाता है इसको आपको बताना है। संतरे के उत्पादन के लिए, अंगूर के खेती के लिए, सेब के उत्पादन के लिए, केसर के उत्पादन के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है अंगूर के खेती के लिए विटिकल्चर। एक तरीके से आप समझ लीजिए विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन को संबंधित शाखा, विज्ञान की शाखा है, ठीक है। और अंगूर की खेती विशेष करके जो ये फल तो है ही, लेकिन इससे जो है शराब का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसरो। इसरो जो है किस संगठन का शब्द संक्षेप है? यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला है इंडियन स्टील रिसर्च, दूसरा है इंटरनेशनल शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? आपको सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में हमको जान लेना चाहिए, ठीक है। ये इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? जानना चाहिए आपको। 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह भी आपको जानना चाहिए, बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय भी स्थित है। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वीकृत किया गया है? तो अब आप देखें इसमें जो पहला ऑप्शन है संविधान का निर्माण, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 1948 की औद्योगिक नीति, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर देखें तो इसका जो सही ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था वो बी ऑप्शन यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस अवधारणा को स्वीकार किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो लैफर वक्र है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? लैफर वक्र। जी, तो लैफर वक्र की दरों जो है जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। और थोड़ा सा जान लीजिए लैफर वक्र का विकास वर्ष 1979 में आर्थर लैफर ने किया था। किसने किया था? आर्थर लैफर ने। अब ये भी क्वेश्चन बनता है लैफर किसने बनाया था? आर्थर लैफर, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम लैफर वक्र रख दिया गया। लैफर वक्र के अनुसार जैसे जैसे
कर की दर बढ़ती है वैसे वैसे कर राजस्व में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने भाग पर भारत में खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, यानी कितने परसेंट भाग, यानी बोई जाने योग्य कितने परसेंट जमीन है जिसका हम फसल बोने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 60%, 70%, 80%, 85%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 80%। जी हाँ, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, ठीक है, यानी भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जो बोई जाने वाले योग्य जमीन है उसका 80% यूज हम कर पा रहे हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसमें आप जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बंगाल, तीसरा है पंजाब, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही है पश्चिमी बंगाल में चावल की बहुत खेती होती है। आप जानते हैं बंगाली भाई हमारे बहुत भात खाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जी हाँ, इसमें अब आप देखें 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है जनसंख्या घनत्व की बात की गई है सबसे कम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है मिजोरम। तो इसमें जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश, यानी यहाँ पर लोग जो बसे हुए हैं वो बहुत दूरी दूरी पर बसे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात हो रही है। जनघनत्व जो है 17 है जो सबसे कम है, और वहीं बिहार का जनघनत्व 1106 है, यानी बिहार। अब इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या 2014 में सर्वाधिक थी? अब देखिए, पहला है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन चारों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या 2014 में किसकी थी वो आपको बताना है। पहला है रूसी संघ, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है जापान, चौथा है मैक्सिको। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, 90% जो पढ़े नहीं है उनको लगेगा कि रूस है, यार रूस बड़ा देश है, रूसी संघ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन है बांग्लादेश। जी हाँ, 2014 में जो जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या के अनुसार अगर मापा जाए तो बांग्लादेश इन चारों में से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन है 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी। जी हाँ, तो इसका आंसर बहुत आसान है, आप सब जानते हैं कब है उत्तर प्रदेश दिवस, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। जी हाँ, और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हमारा गणतंत्र दिवस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जान ले, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालिक संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश जो है किया गया था, ठीक है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। अब 2 क्वेश्चन बन गए भाई, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य की जो नाम है वो कब रखा गया? 1950 में। और दूसरी चीज, यह उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ? तो 2018 से। कब से? 2018 से। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? पहला ऑप्शन इतनार, दूसरा थारू, तीसरा भील, चौथा मुंडा। यानी ये कौन सी ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में निवास करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है थारू। जी हाँ, थारू जनजाति ऐसी है जो उत्तराखंड के नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है, और यह जो है उत्तर प्रदेश में जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहां पर पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी चीज, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके 30 क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हाइप सब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।